हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। सो टुडे आवर अटेंशन विल बी ऑन कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने रिसेंटली अभी पढ़ा क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में और देखा कि क्लोनिंग वेक्टर डीएनए कंस्ट्रक्ट होते। क्लोनिंग वेक्टर वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होते जिसमें बाहर से एक डीएनए लाके फ्यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर बन जाता है। अब वो रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन याद रखो उसको भी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करने के लिए एक किसी लिविंग सेल की जरूरत होती है। सो क्लोनिंग वेक्टर चाहे वो बैक्टीरियोफेज हो, चाहे वो प्लाज्मिड हो, कॉस्मिड हो, बीएसी हो, वाईएसी हो, ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स जब एलियन डीएनए के साथ, फॉरेन डीएनए के साथ या जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाते हैं, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, तब भी वो बेटर है कि कहां रेप्लिकेट करे, सेल के अंदर रेप्लिकेट करे, मतलब इनसाइड द सेल रेप्लिकेट करे। ठीक है, उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर को कहां ट्रांसफर करना है? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। सो क्लोनिंग वेक्टर्स cannot replicate indefinitely in vitro. Cloning vectors must be transported into host cell. तो कैसे ट्रांसफर करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को एबल करना टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सो देखो जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो क्या है? बेसिक आर्किटेक्चर ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस जीन की आपको कॉपी बनाना है, जो वैल्यूएबल डीएनए ऑफ फ्रेगमेंट है, ठीक है, प्लस इसको जब हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है, तब ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। नाउ वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बेटा, जब ये दोनों जुड़ गए, जो जीन का आप कॉपी बनाना चाहते थे, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन, और क्लोनिंग वेक्टर फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, व्हाटएवर, जब ये दोनों जुड़ गए तो जो डीएनए बना उसको क्या बोल रहे थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल रहे थे बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। अब इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब ये रेप्लिकेट कर सकता है, इट कैन रेप्लिकेट। जीन ऑफ इंटरेस्ट अकेले अपने दम पे रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको क्या दिया? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्लोनिंग वेक्टर भी है, ये रेप्लिकेट अब कर सकता है। लेकिन याद रखो, इसको रेप्लिकेट करने के लिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। ठीक है, इसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू होस्ट सेल। मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू होस्ट सेल। बेटा याद रखो, ये मैंने पहले भी बताया है कि क्लोनिंग वेक्टर और उसका होस्ट सेल क्या क्या होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है अपने पास बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। दूसरा वाला कौन सा है? प्लाज्मिड्स। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है? कॉस्मिड्स। ठीक है, और चौथा वाला कौन सा है? लेट अस से फोर्थ वाला हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेटा ये जो चार क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जब इनके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं, मतलब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जब मिल जाता है, देन दे रिक्वायर बैक्टीरियल सेल एज होस्ट। इनको क्या चाहिए? बैक्टीरियल सेल चाहिए एज अ होस्ट। ठीक है, लेकिन एक और है अपने सिलेबस में, वो कौन सा है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को क्या चाहिए? ईस्ट चाहिए। और आप जानते हो ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट यूकैरियोट है। क्या है? यूकैरियोट। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक होस्ट। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली नंबर 6 में ऊपर लिख दे रहा हूं। सिमिलरली अगर टीआई प्लाज्मिड है, क्या? अगर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, तो उसको होस्ट सेल क्या चाहिए? प्लांट सेल चाहिए। ठीक है, और कौन सा प्लांट सेल चाहिए बेटा? डाइकॉट। याद है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करता है। सो टीआई प्लाज्मिड विल इफेक्ट बेटर डाइकॉट प्लांट। ठीक है, सो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड अगर यूज करेंगे तो प्लांट सेल को होस्ट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रेट्रोवायरसेस का यूज करेंगे, सो एज वी नो रेट्रोवायरसेस, फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस एचआईवी, ये एनिमल वायरसेस होते हैं। तो यहाँ पे एज अ होस्ट कौन आएगा? एनिमल सेल एज अ होस्ट आएगा। ठीक है,
सो प्लीज कोशिश करो इसको समझने की और याद करने की। अगर क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, बीएसी है, इन सारे केसेस में जो बैक्टीरियल सेल होगा वो इनको अपने अंदर ले लेगा। मतलब जब बैक्टीरियोफेज का, प्लाज्मिड का, कॉस्मिड का, बीएसी का, जब इन सब का हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, मतलब इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ फ्यूज कर देंगे, तो उसको किसमें ट्रांसफॉर्म कराएंगे, किसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे, बैक्टीरियल सेल को, और जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। सिमिलरली ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ईस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कराएंगे, टीआई प्लाज्मिड को प्लांट सेल होस्ट चाहिए, रेट्रोवायरसेस को एनिमल सेल होस्ट चाहिए। सो क्लोनिंग वेक्टर्स के जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएंगे, देन दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनएस विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव होस्ट सेल। कौन सा वाला क्या होस्ट सेल है ये याद रखो। टीआई प्लाज्मिड जब रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा तो उसका होस्ट क्या होगा, डाइकोट प्लांट। रेट्रोवायरसेस जब रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे तो उनका होस्ट क्या होगा, एनिमल सेल। ठीक है, शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन क्या ये जो सारे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ये क्या इतनी आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेंगे क्या? इसके लिए होस्ट सेल को, किसको, होस्ट सेल को क्या होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब मस्ट बी कन्वर्टेड, मतलब होस्ट सेल को क्या टेकअप करना है, होस्ट सेल हैज टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इट शुड बी एबल टू डू सो, मतलब उसको कुछ चेंजेस देने पड़ेंगे विच कैन बी केमिकल, विच कैन बी फिजिकल, जिसकी वजह से वो होस्ट सेल के अंदर डीएनए चला जाए। ठीक है, सो एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन कहां से शुरू किया, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि दिस इज आवर होस्ट सेल, क्या है, होस्ट सेल। ठीक है, मान लो ये सेल वॉल है होस्ट सेल की, जैसे बैक्टीरिया में होती ना, प्लांट में होती, फंजाई में होती ना, ईस्ट में होती ना सेल वॉल, तो ये सेल वॉल है और इसके अंदर ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दो बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब याद रखो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को डीएनए क्रॉस नहीं कर सकता। बेटा डीएनए क्यों नहीं क्रॉस कर सकता होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को, इसके दो रीजन, इसके दो रीजन। पहली बात, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है और बड़ा मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रीजन क्या है कि डीएनए कैसा है बेटा, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है मतलब पोलर मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर मॉलिक्यूल। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है ना, अगर ये डीएनए इफ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड देन डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, पोलर। और याद रखो कि नॉन पोलर चीजें ही और छोटी चीजें ही सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, क्या है, लेट्स से दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कौन क्रॉस कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन से वही क्रॉस कर सकता जो साइज में क्या हो, छोटा हो, और तो और उसके अंदर कोई पोलर नेचर ना हो। ठीक है, मतलब कोई चार्ज ना हो, पोलैरिटी उसकी कम हो और साइज कम, और साइज भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं जो पास कर सकती हैं सिंपल डिफ्यूजन से, वाटर, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें पास कर सकती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब इसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। जब सेल मेम्ब्रेन से ये चीजें पास करती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। स्पेशली वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन को क्यों क्रॉस कर ले रही हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उसी को अलाउ करता है जो साइज में छोटा हो और जो इलेक्ट्रिकली अनचार्ज हो, पोलैरिटी ना हो। तो यहां देखो साइज में छोटे मॉलिक्यूल है सारे, लेकिन इसमें पोलैरिटी भी नहीं है, इसलिए क्रॉस हो जाते हैं, दे आर नॉट चार्ज। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली दे हैव सम डाइपोल मोमेंट, जैसे अमोनिया का, वाटर का कुछ तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बात कर लेते हैं, क्या ग्लूकोज पास हो सकता है क्या, C6H12O6, जैसे वाटर पास हो रहा है वैसे ग्लूकोज पास हो सकता है क्या सेल मेम्ब्रेन से, नहीं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, साइज में बड़ा है, इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं पास हो सकता। नेक्स्ट, क्या सोडियम आयन पास हो सकता क्या ऐसे सिंपल डिफ्यूजन से, नहीं, क्योंकि सोडियम आयन क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसलिए नहीं पास हो सकता। सो जो चीजें इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है और जो चीजें छोटी है वो पास हो सकती, अमोनिया पास हो सकती, वाटर पास हो सकता, CO2 पास हो सकता, लेकिन डीएनए तो बड़ा भी है और इलेक्ट्रिकली चार्ज भी है। सो बिकॉज डीएनए इज मैक्रोमोलिक्यूल एंड बिकॉज डीएनए इज पोलर, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, डीएनए कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो याद रखो डीएनए सेल मेम्ब्रेन को ऐसे आसानी से पास नहीं करेगा,
इसलिए सेल को क्या बनाना पड़ेगा अपने को, कंपिटेंट। वी मस्ट समहाउ अलाउ द सेल टू टेक अप द डीएनए। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि डीएनए जो लेंथ वाइज है, मतलब फ्रेगमेंट जैसा है, वो सारा डीएनए कलेक्ट हो जाए, एक जहां कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले किसका यूज करते हैं, देखो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं डाइवेलेंट कैटायंस का। किसका, डाइवेलेंट कैटायंस का। स्पेशली कौन से डाइवेलेंट कैटायन का, कैल्शियम आयन का, Ca2+। दो चार्ज है ना, तो क्या बोलते हैं, डाइवेलेंट कैटायन। अभी जो डाइवेलेंट कैटायन है, इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ डीएनए। ठीक है, विथ डीएनए। ठीक है, सो ये जो डाइवेलेंट कैटायन है, जब कैल्शियम डीएनए के साथ लगेगा, ठीक है, लेट्स से कि कैल्शियम जो है ये डीएनए के साथ लगेगा, तो डीएनए इसके आजू बाजू में क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कॉइल हो जाएगा। मतलब जो डीएनए काफी लेंथ वाइज है, वो डीएनए थोड़ा कलेक्ट होकर थोड़ा छोटा हो जाएगा। नाउ दिस इज मच इजी टू पास अक्रॉस सेल वॉल। ठीक है, सो सबसे पहले जब डाइवेलेंट कैटायन का यूज किया, तो डीएनए को एक शेप आ गई, और ये जो शेप आ गई, इसकी वजह से ये सेल वॉल, स्पेशली सेल वॉल के होल्स को ये पास कर जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 2 किसका यूज करेंगे, थर्मोमॉड्यूलेशन का। मतलब एक ऐसे मीडियम में इंक्यूबेट करेंगे जहां पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी, लेट मी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हो, और आइस, और उसके बाद हीट शॉक, फिर आइस ट्रीटमेंट, फिर हीट शॉक, मतलब थर्मल मॉड्यूलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब रिपीटेड आइस और हीट शॉक देंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपीटेड आइस पे रखेंगे, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट, और फिर हीट शॉक देंगे। हीट शॉक का टेम्परेचर लिखा है एनसीईआरटी में 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देंगे। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर रहे हैं। डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करने से होगा क्या कि डीएनए की एक शेप आ जाएगी। ठीक है, उससे वो सेल वॉल से क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो थर्मोमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इस थर्मोमॉड्यूलेशन के टाइम पे ये जो डीएनए है, दिस इज वेरी लाइकली टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल। मतलब ये जो पूरा एनवेलप है, इसको ये डीएनए क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। कैसे क्रॉस कर लेगा एनवेलप को, एनवेलप कॉमन टर्म है ना बेटा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के लिए। एनवेलप को कैसे क्रॉस कर लेगा, क्योंकि इस तरह से थर्मोमॉड्यूलेशन करने से, मतलब बार बार आइसिंग, मतलब कोल्ड टेम्परेचर, और बार बार हीट शॉक करने से जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड है और जो सेल वॉल के अंदर जो पोर्स है, उनमें रिपीटेड एक्सपेंशन होता है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन, ऑब्वियसली थर्मल एक्सपेंशन, जिससे डीएनए पास हो सकता है। तो आप याद रखो कि ये डीएनए सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया, उसको शेप आ गई। ठीक है, सेल वॉल को भी इफेक्ट करता है डाइवेलेंट कैटायन। अब इवेंचुअली ये डीएनए कैसे पास करेगा, व्हेन यू अप्लाई रिपीटेड कोल्ड ट्रीटमेंट एंड हीट शॉक, रिपीटेड आइसिंग एंड हीट शॉकिंग, तो उसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगा, कंपिटेंट, और ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। एनसीईआरटी क्या बोलता है सुनते हैं। क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि डीएनए इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। क्यों, वाई, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली इलेक्ट्रिकली अनचार्ज मॉलिक्यूल टू पास। जैसे जिनका साइज छोटा है और जो इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है, वही मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अ प्लाज्मिड, अब जैसे ये बैक्टीरियल सेल होस्ट हो गया और प्लाज्मिड उसका क्लोनिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपिटेंट। मतलब कंपिटेंट को देखो क्या लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। कंपिटेंट मतलब वो प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कंपिटेंट मींस दे कैन टेक अप द डीएनए। हियर डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब प्लाज्मिड प्लस डीएनए व्हिच वाज इन्फ्यूज्ड इनटू प्लाज्मिड टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या लिखा है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। बेटा याद रखो, डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन सिर्फ डाइवेलेंट कैटायन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कितना कंसंट्रेशन दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो देयर मस्ट बी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। नेक्स्ट, सच एज कैल्शियम which increases efficiency with which DNA enters through pores in cell wall. So याद रखो
कि सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, लेट अस कॉल देम प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब वो प्लाज्मोडेस्माटा को सेल वॉल के पोर को डीएनए कैसे क्रॉस करेगा? जब डीएनए की कोई शेप हो। डीएनए को शेप कैसे आएगी? जब कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन जैसे डाइवेलेंट कैटायंस हो, तो वो डीएनए को क्या कराएंगे? कोलेस कराएंगे, डीएनए को एक शेप दे देंगे जिसकी वजह से इट कैन एफिशिएंटली पास अक्रॉस पोर्स इन द सेल वॉल। डाइवेलेंट कैटायन सेल वॉल के पोर को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना डीएनए को इफेक्ट करेंगे। सो व्हेन यू गिव डाइवेलेंट कैटायन, डीएनए बिकम्स ऑफ प्रॉपर शेप, और उसकी वजह से डीएनए आसानी से सेल वॉल को क्रॉस कर लेता है। लेकिन देखो सेल मेम्ब्रेन अभी भी बाकी है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि अब डाइवेलेंट कैटायन के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है, डीएनए कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है, कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स। कैसे? सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस कराएंगे? बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद आर डीएनए, मतलब ये डीएनए और सेल को साथ में रखेंगे, कॉमन मीडियम में इंक्यूबेट करेंगे। और क्या करेंगे? देखो, पहले आइस पे, उसके बाद फट से हीट शॉक। हीट शॉक कितने टेम्परेचर पे? 42 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। तो इसकी वजह से बैक्टीरियल सेल के स्पेशली सेल मेम्ब्रेन को डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रॉस कर लेता है, ठीक है। सो सबसे पहला जो बैक्टीरियल सेल के लिए वो क्या है? दिस इज बेस्ट फॉर बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल होस्ट के लिए क्या करने बेटा? बैक्टीरियल होस्ट सेल के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायन, देखो यहां लिखा है, सबसे पहले क्या दे रहे हैं? डाइवेलेंट कैटायन, जिसकी वजह से वो डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया और वो प्रॉपर शेप में आ गया और सेल वॉल को आसानी से क्रॉस कर ले रहा है। नेक्स्ट, बार बार रिपीटेड थर्मोमॉड्यूलेशन दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। आइस हीट शॉक, आइस हीट शॉक, जिससे डीएनए कहां इंटर हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। ऑब्वियसली प्लाज्मिड होता है तो बेटर आई ड्रॉ इट इन अ सर्कुलर वे, ठीक है। ये जो डीएनए है, ठीक है, ये इधर से इधर एंटर कर जाएगा। नाउ द आरडीएनए हैज एंटर्ड इनटू बैक्टीरियल होस्ट सेल। तो ये बैक्टीरियल होस्ट सेल क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट सेल हो गया। कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। डीएनए क्योंकि बड़ा है और हाइड्रोफिलिक है, इसलिए अपने से आसानी से सेल को नहीं क्रॉस करेगा, इसलिए सेल को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होस्ट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर लेने को फेवर करेंगे। उसको फेवर करने के लिए अगर बैक्टीरियल सेल है तो what you need to do is you need to make sure first of all treat the DNA with divalent cation। और ऐसा वैसा नहीं बेटा, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। नेक्स्ट, ये करने के बाद उसको हीट शॉक देंगे, थर्मोमॉड्यूलेशन देंगे, जिससे वो डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट वी डू फॉर प्लांट सेल्स एंड व्हाट वी डू फॉर एनिमल सेल्स। पहले बात करते हैं एनिमल सेल्स की, ठीक है। तो देखो एनिमल सेल्स की अच्छाई है, सिंप्लिसिटी ये है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल होती नहीं है, मतलब एनिमल सेल्स बाय नेचर आर जस्ट प्रोटोप्लास्ट, उनके अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है। सो क्या है? एक तरीका है जिसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, देखो माइक्रो इंजेक्शन बहुत सिंपल अप्रोच है। एक बहुत छोटा सा वेरी फाइन नीडल हम लोग लेते हैं और इस नीडल के थ्रू, या ऐसा बोलो इस इंजेक्शन के थ्रू आरडीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, एनिमल सेल के। सो अज्यूम कि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में या फिर उस सेल में जिसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है क्या? ये micro injection. So in micro injection, we use a very fine needle which is a few micrometers in thickness. तो कुछ माइक्रोमीटर की थिकनेस वाली एक फाइन नीडल का यूज करते हैं। ये नीडल क्या करता है कि ये इंजेक्शन डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस में छोड़ देता है। अब आप ये सोचोगे कि अगर बलून के अंदर इंजेक्शन आप लगाओ तो बलून तो फट जाएगा, लेकिन याद रखो कि यहां पे सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या? क्वासी फ्लूइड नेचर। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो दीज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड, मतलब वो कोई प्लास्टिक जैसे मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, वो एयर टाइट मेम्ब्रेन नहीं है। होता क्या है कि जब आप इंजेक्शन डालोगे तो फॉस्फोलिपिड मूव करेंगे और इंजेक्शन को पास होने देंगे, और जब इंजेक्शन को रिट्रैक्ट करोगे तो वापस अपनी जगह पे आके वापस रीअलाइन हो जाएंगे। सो व्हेन यू इंजेक्ट थ्रू माइक्रोनीडल पीस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है ये फटेगा नहीं, रादर वो सेपरेट हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, और फिर जब आप नीडल वापस लाओगे तो कितना बढ़िया है, वहां के वापस फिट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वासी फ्लूइड नेचर, दिस इज देयर इन ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। सो ये जो है क्वासी फ्लूइड नेचर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी रहेगा, इनर आउटर, और इसमें भी रहेगा, सेल मेम्ब्रेन में भी रहेगा। सो इन एनिमल सेल्स माइक्रो इंजेक्शन इज अ वेरी सिंपल अप्रोच in which we directly inject DNA into nuclear DNA of animal cells, or this is possible because of quasi-fluid nature of animal cell या cell membrane। तो अभी एक बार झट से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, क्या लिखा है कि ये अकेली अप्रोच नहीं है। कौन सी अप्रोच? ये हीट शॉकिंग वाली, दिस इज नॉट द ओनली वे टू डू रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीका है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। यहां पे एलियन डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन नाम के मेथड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, किसके अंदर? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर। याद रखो, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में डीएनए दो जगह होता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में या तो न्यूक्लियस में, एंड जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर डीएनए। सो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। याद रखो, पहली बात, दो कीवर्ड है, पहला क्या है? न्यूक्लियस, दूसरा क्या है? एनिमल सेल। यू कैन नॉट डू इट इन प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल याद रखो उसमें सेल वॉल है, उसमें माइक्रो इंजेक्शन जाएगा नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड में, प्लांट सेल में हम लोग क्या करते हैं? बायोलिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल्स में आई थिंक आई शुड शो यू बायोलिस्टिक्स, ठीक है। देखो, प्लांट सेल्स में हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, लुक्स वेरी फैंसी, इसको बोलते हैं जीन गन। क्या बोलते हैं? जीन गन। नॉर्मल गन एंड नॉर्मल फायर आर्म्स आर बैलिस्टिक फायर आर्म्स, लेकिन यहां पे लिविंग चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करें तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक, नहीं बायोलिस्टिक, ठीक है। सो जीन गन को हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक्स, ठीक है, नॉट बैलिस्टिक बट बायोलिस्टिक, ठीक है। सो प्लांट सेल्स में हम लोग किसका यूज करते हैं? जीन गन का यूज करते हैं। अब इसका मॉडल ये है कि एक डिवाइस होता है जो डायरेक्टली प्लांट सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ये देखो, ये लीफ के अंदर ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जीन गन के अंदर एक कार्ट्रिज होगा जिसके अंदर गोल्ड या टंगस्टन का एक छोटा सा बुलेट होगा, ठीक है। बुलेट बाय बुलेट आई मीन पार्टिकल, ठीक है ना। सो छोटा सा क्या होगा? गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का, लेट्स से एयू का, और टंगस्टन का, डब्लू का, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन का क्या होगा? पार्टिकल होगा, ठीक है। इसके अबाउट डीएनए क्या होगा? रैप होगा ऐसे। तो ये क्या है? डीएनए। बेटा अंदर अंदर क्या है? गोल्ड टंगस्टन का पार्टिकल, यू कैन कॉल इट बुलेट, और उसके बाहर बाहर क्या होगा? ये डीएनए रैप होगा, ठीक है। और ये जो डीएनए रैप है, ठीक है, इसको मोमेंटम देके लाइक अ गन, इसको क्या किया जाएगा? सेल को क्रॉस कराया जाएगा। सो लेट्स से वी हैव अ प्लांट सेल ओवर हियर, ठीक है, और इसके अंदर ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल का लेट्स से क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। जनरली न्यूक्लियर डीएनए को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो थ्रू दिस जीन गन वी डायरेक्टली इंजेक्ट, या इंजेक्ट से अच्छा वर्ड है, डायरेक्टली ब्लास्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल, देन द एनवेलप्स, और अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। सो बेसिकली जीन गन में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक, इसमें क्या कर रहा है? देखो यहां पे इस तरह से ऐसे रख के इसको ऐसे दाग रहा है, फायर कर रहा है। तो बेसिकली यहां से टंगस्टन और गोल्ड के ऊपर जो डीएनए है वो कोटेड मिलेगा, और वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। टॉकिंग अबाउट सक्सेस रेट, इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होगा, माइक्रो इंजेक्शन का थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि माइक्रो इंजेक्शन को आप मतलब लाइव देखते हुए भी कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस इन माइक्रोस्कोप एंड देन एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इंसर्टिंग द नीडल, सो यू कैन सी लाइव कि कैसे जा रहा है, ठीक है। बट जीन गन इज अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं? एक क्विक एक्शन का यूज कर रहे हैं, बाय विच वी यूज मोमेंटम ऑफ दिस टंगस्टन बॉल और गोल्ड बॉल विच इज कोटेड विद डीएनए,
एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस। तो एक डेफिनेट मोमेंटम के साथ उसको फेंकना पड़ेगा कि वो सेल के विस्कोसिटी को ड्रैग लेते हुए लेते 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 आके कहाँ रुके, न्यूक्लियस के अंदर रुके। ठीक है, अब हाँ इसमें ऑब्वियसली सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होगा बिकॉज यू हैव टू अकाउंट फॉर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो जीन गन इज अ लिटिल मोर ट्रिकी देन माइक्रो इंजेक्शन। तो एनिमल सेल में बड़ी सिंपल अप्रोच है, माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिरिंज के थ्रू न्यूक्लियस में डायरेक्ट डाल दो थ्रू फाइन नीडल बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट अब आगे देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा, इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट, प्लांट में यूज करते बेटा बायोलिस्टिक्स का। ठीक है, cells are bombarded with high velocity micro particles, small particles, ठीक है, you can call them tiny bullets, ठीक है, they are made up of gold or tungsten, ठीक है, coated with DNA। तो एक गोल्ड टंगस्टन का माइक्रो पार्टिकल जिसके चारों तरफ क्या है, डीएनए रैप्ड है, उसको क्या करते हैं, पास करा देते हैं डायरेक्टली यूजिंग मोमेंटम ऑफ दैट हाई वेलोसिटी पार्टिकल, इसको पास करा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक्स या जीन गन। ठीक है, और एक और मेथड है वो एनिमल्स में भी यूज होता, बाकी में भी यूज होता, उसको बोलते हैं डिसआर्म पैथोजेन। क्या बोलते हैं, डिसआर्म पैथोजेन, डिसआर्म पैथोजेन। ठीक है, तो याद रखो पैथोजेन जो होता है उसको पैथोजेनेसिस के लिए सेल को इन्फेक्ट करने आना चाहिए। सो बेस्ट एग्जांपल अगेन क्या हो गया, रेट्रोवायरसेस इन एनिमल सेल। सो रेट्रोवायरसेस they know the trick how to enter into animal cells and transfer their DNA या रेट्रोवायरसेस के केस में RNA। ठीक है, सो रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल्स को, एनिमल सेल्स को। ठीक है, और इन्फेक्ट करने से भी बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, एंड ट्रांसफर देयर RNA, और वो अपना आरएनए क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू एनिमल सेल जीनोम, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जनरली अपना आरएनए ट्रांसफर करते हैं टू एनिमल सेल जीनोम, न्यूक्लियर जीनोम। देखो क्या लिखा है, डिसआर्म पैथोजन वाले केस में हम लोग जनरली रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं, ऑब्वियसली दूसरों का भी कर सकते हैं। रेट्रोवायरसेस के पास ट्रिक है जो उन्होंने इवॉल्व की है मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। रेट्रोवायरसेस इन्फेक्ट करते एनिमल सेल को, सो एनिमल सेल रेट्रोवायरसेस का होस्ट है, नेचुरल होस्ट है, और रेट्रोवायरसेस नो द ट्रिक, उनको पता है कि कैसे डीएनए को, मतलब इनके केस में आरएनए को ट्रांसफर करना है एनिमल सेल के अंदर। अब अगर हम लोग रेट्रोवायरसेस को क्या करें, इफ वी इंजीनियर रेट्रोवायरसेस, इंजीनियर रेट्रोवायरसेस का यूज करें, ठीक है, देन वी कैन नंबर 1 डिसआर्म देम, मतलब उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, डिसआर्म करने को बोलते एटीन्यूएटेड पैथोजेन। क्या बोलते हैं, एटीन्यूएटेड पैथोजेन, मतलब वो अपनी इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी भूल जाएंगे, और इतना ही नहीं प्लस वो और क्या करेंगे बेटा, वो अपना ये जो पर्पस है इसको सफाइस भी करेंगे, मतलब वो इन देयर केस वो आरएनए ले जा रहे हैं तो आरएनए उनका वायरल डीएनए बनाएगा, इंस्टेड वो अगर कैरी करते हैं यूजफुल आरएनए तो वो सेल के अंदर जाके क्या बनाएगा, यूजफुल डीएनए। आपको पता है रेट्रोवायरसेस क्या करते बेटा, रेट्रोवायरसेस दे यूज देयर आरएनए टू प्रोड्यूस डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें एंजाइम क्या लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जनरली वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनता है, बट इफ यू डिसआर्म देम, इफ यू इंजीनियर देम द राइट वे, तो वो यूजफुल आरएनए, मतलब एक इंजीनियर्ड आरएनए से यूजफुल डीएनए बनाएंगे, जिसकी वजह से पहली बात तो वो डिजीज नहीं कॉज करेंगे, दूसरी बात वो डीएनए ट्रांसफर कर देंगे बिना किसी गोला बारूद के। ठीक है, सो ये हो गया वायरल का तरीका, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसआर्म पैथोजेन। तो देखो यहां क्या लिखा है, and the last method uses disarmed pathogen vectors which are then allowed to infect the cell, transfer of recombinant DNA into host cell, ये इससे भी किया जाता है। तो अभी हम लोग ये सारे प्रोसेसेस हम लोग देख चुके कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसेसेस को पढ़ेंगे एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में,
लेकिन आज जो मैंने बताया उसको हम लोग समराइज करके एक बार लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सो एक हेडिंग डालो आप, राइट डाउन टेक्निक्स फॉर ट्रांसफेरिंग recombinant DNA into host cells। सबसे पहली टेक्निक किसके लिए है? बैक्टीरियल सेल के लिए, ठीक है। तो चलो आप बताओ, बैक्टीरियल सेल वाले केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? बैक्टीरियल सेल को जब एज अ होस्ट लेते हैं तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम लोग नंबर 1 क्या करते हैं? डाइवेलेंट कैटायन लेते हैं, ठीक है। ये एफिशिएंसी विथ विच डीएनए पासेस सेल वॉल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। डीएनए सेल वॉल को क्रॉस करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ जाती है? When you use divalent cations, the most commonly prescribed one is calcium. You can also use magnesium, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या तरीका करते हैं हम लोग? थर्मोमॉड्यूलेशन, मतलब आइस और हीट शॉक। ऐसा करने से हो जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हो? इंक्यूबेशन। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यू कैन कॉल इट इंक्यूबेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लगातार आइसिंग हीट शॉक रिपीटेड, ठीक है। सो आई थिंक रिपीटेड वर्ड हियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड, बार बार, लगातार। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया बेटा? एनिमल सेल में क्या करना है? सो इफ द सेल इज एन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में किसका यूज करते हैं बेटा? याद करो। एनिमल सेल में सबसे कॉमन तरीका क्या है? टू यूज माइक्रो इंजेक्शन, दैट्स इट। डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करते? डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियस ऑफ, डायरेक्टली आरडीएनए कहां जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक और ले लेते हैं विद ब्लू कलर। व्हाट अबाउट प्लांट्स? ठीक है ना। तो प्लांट सेल के लिए प्रीफर्ड अप्रोच कौन सी है? प्लांट सेल के लिए प्रीफर्ड अप्रोच कौन सी है बेटा? बायोलिस्टिक्स। क्या? बायोलिस्टिक्स, और लेट्स कॉल इट जीन गन। इसमें किसका यूज करते हैं? गोल्ड और टंगस्टन के कैसे पार्टिकल्स का? माइक्रो पार्टिकल्स का। गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स का। और हाई मोमेंटम के साथ, इसको क्या लिखा है एनसीईआरटी में? हाई वेलोसिटी के साथ इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्लांट सेल के न्यूक्लियस में। रिमेंबर, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होता है, ठीक है। सो प्लांट सेल में बायोलिस्टिक्स एंड जीन गन इज कॉमन, एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन इज कॉमन। दोनों के केस में डायरेक्टली डीएनए को कहां भेजना चाहते हैं हम लोग? वी ट्राई टू सेंड द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ गया फोर्थ नंबर पे जो आ गया वो क्या आ गया? डिसआर्म्ड पैथोजन। अब याद रखो, डिसआर्म पैथोजन, अगर आपने बैक्टीरियोफेज को डिसआर्म किया है, ठीक है, तो वो बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आपने किसी प्लांट वायरस को किया है, ठीक है, या फिर टीआई प्लाज्मिड को किया है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड इज नॉट रियली पैथोजन बट एग्रोबैक्टीरियम वाज अ पैथोजन, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। तो प्लांट वायरस या टीआई प्लाज्मिड का यूज किया है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसआर्म पैथोजन यूज्ड एज डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म इन प्लांट्स। फिर क्या आ गया? एनिमल वायरसेस। अब बताओ, एनिमल वायरसेस में स्पेशली कौन से वायरसेस? लेट्स से रेट्रोवायरसेस, ठीक है। तो ये वो टेक्निक्स हो गई जिसके थ्रू
वी कैन ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। याद रखो क्यों ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि भले ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया लेकिन वो इन विट्रो कंडीशन में लगातार रेप्लिकेट नहीं करेगा। In order to cause many copies, in order to fulfill their purpose, these recombinant DNAs must be transferred into host cells. और किसका क्या होस्ट सेल है वो हम लोग पढ़ चुके, कैसे ट्रांसफर करना है वो भी पढ़ चुके। सो अब हम लोग प्रिंसिपल्स वाला पार्ट पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए कैसे आइसोलेट करते हैं, पीसीआर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रोसेसेस हैं उसको आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एंड इट विल बी फन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।